अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही। इस वक्त मेरे साथ शबीर जी मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी अरसे से ये पहले कांग्रेस के साथ थे और काफ़ी अरसा हुआ कि अब ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं हैं। लेकिन जानना चाहेंगे कि काफ़ी वक्त तक इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना वक्त बिताया, वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद क्या वजह रही कि आज न ये कांग्रेस के साथ है और न किसी दीगर पार्टी के साथ है। हो सकता है किसी और पार्टी के साथ हैं, लेकिन हमारे इल्म में वो बात अभी तक नहीं है। अगर ये होंगे तो इनसे अब आज से हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा। शुक्रिया इदरीस भाई। ये आप मुझे बताइए, जिस तरह से पार्टी बदलती रहती है, काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ की तरफ हवा जाता है पॉलिटिकल कैरियर में, तो आपका क्या रहा रुझान? किस तरह से आप कांग्रेस में थे, फिर कहाँ किस तरह से छोड़ा? जी इदरीस भाई, मैं 96 से लेकर कांग्रेस में काम करता था। 2011 में मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया। एज ए स्टेट सेक्रेटरी राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन मैंने काफ़ी साल काम किया, कांग्रेस के साथ काफ़ी देर तक काम किया। 2011 में कुछ हालात ही ऐसे बदले कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा कांग्रेस से। वो हालात जानना चाहेंगे हम या हमारे ऑडियंस की, क्या हालात बने? हालात देखिए जी, पब्लिक के पास जब हम जाते थे, पब्लिक के जो काम होते थे, हम जो ये लीडर लोगों को जब हम वोट दिलाते थे पब्लिक से, गरीब जनता से, उसके बरअक्स उसके बदले में आम जनता को कुछ नहीं मिलता था। हमारे साथ जो वादे किए जाते थे वो पब्लिक के साथ वो वादे पूरे नहीं होते थे। यही कारण रहा कि मैं कांग्रेस से बाहर हो गया। इवन कि मैं हर एक पार्टी से बाहर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज़ थीं, तो आपने उनमें जुड़ने का कोई काम नहीं किया? देखिए इदरीस भाई, आप देख ही रहे हैं कि 2014 के बाद जो भारत में नई सरकार, मोदी सरकार आई है, तो हालात कैसे बने रहे पूरे देश में। इस वक्त भी कैसे हालात चल रहे हैं, किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। ऐसी पार्टी कोई जम्मू कश्मीर में आई नहीं अभी तक कि जिसके साथ हम काम करें। युवा सारा परेशान है, करें तो क्या करें। अभी तो ऐसा है नहीं कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसके साथ हम जुड़ें और आगे इस सियासत में फिर से हम अपनी सियासत में शुरुआत करें। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरीके से पंचायती लेवल की अगर बात की जाए, आपकी कौन सी पंचायत आती है? मेरी पंचायत जंगलवाड़ आती है। तो किस तरीके के काम वगैरह वहाँ पे हो रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, काम ज़मीनी सतह पर तो देखने को इतने काम नहीं मिलते। अगर हो भी जाते हैं काम, जो करते भी हैं गांव में, ज़्यादातर तो जॉब कार्ड्स का ही होता है काम, नरेगा में ही होता है। और भी बहुत सारी स्कीमें आती हैं जिनके बारे में पूरी पब्लिक को जानकारी नहीं होती है। तो जो जॉब कार्ड होल्डर हैं 2018, 19, 20, 21 में भी जो भी काम किया उन्होंने, अभी तक उनकी पेमेंटें भी नहीं हुई हैं। और जॉब कार्ड होल्डर जो हैं, जिनको आ भी जाते हैं पैसे, उनको मेंबर या सरपंच, नायब सरपंच, जो भी ये जितने पंचायत के लोग होते हैं जिनको पब्लिक ने चुना है, उसमें भी वो घोटाला होता है। मैं भी एक जॉब कार्ड होल्डर हूँ। मैंने भी अपनी पंचायत में काम किया है। मेरे अकाउंट से पैसे निकाले गए मेरे काम के, वो कैसे निकले? मैं तो पब्लिक के लिए काम करता था, मेरे ही कार्ड से पैसे लिए गए हैं। आम पब्लिक का क्या होगा? मैंने तो छोड़ दिया, मैंने किसी पे आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन वक्त आया है आवाज़ उठाने का। गरीब आवाम डरी हुई है, वो बात नहीं कर सकते हैं। वो अगर कभी BDO ऑफिस जाते भी हैं, उनके तो कितने जूते कट जाते हैं 1000 रुपये के पीछे। वहाँ ऑफिस में जाते जाते धक्का खाते खाते, अगर जाता भी है कोई तो उनको दबाया जाता है, वो करेंगे ये करेंगे, चुप बैठो। तो पूरा पैसा नहीं वो कार्ड का भी मिलता है जॉब कार्ड होल्डर को। मतलब हर जगह हालात इस तरीके के ही हैं। इन पंचायती राज के जितना भी इंस्टीट्यूशन ही बड़ा है, इसको जहाँ तक रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए रखा गया था, लेकिन वहीं पे हर जगह से इस तरीके की शिकायत मिलती हैं। आपको क्या लगता है ये करप्शन, मतलब आप किस नज़र से देखते हैं? एक सियासी रहनुमा होने की हैसियत से, एक सियासी नौजवान होने की हैसियत से और एक नौजवान होने की हैसियत से, मुझे तो नहीं लगता है यहाँ से करप्शन ख़त्म होगा जम्मू कश्मीर से। आप बखूबी जानते हैं, आप एक पत्रकार हैं। 1-2 हफ्ता पहले जो यहाँ के रियासत के साहब का गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि बाकी मुल्क में तो 5% करप्शन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 15% है। तो 15% मुझे तो नहीं लगता ये करप्शन ख़त्म होगा। मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं,
देश के गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं। यहाँ के उनके जो रियासती सदर हैं रविंद्र रैना जी, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे साथ पहाड़ी हैं, गुज्जर है, गरीब जनता है। तो गरीब जनता वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? एक जॉब कार्ड होल्डर उसको 6 महीने वो चक्कर काटता है दफ्तरों के। तो सारे वो जो वादे किए थे उन्होंने सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। पहले लाख बोला था, फिर 50,000 बोला, फिर 25,000। यहाँ तो 25 नौकरियाँ भी नहीं मिली। पूरा आवाम सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जितने भी यूथ पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी युवा हैं जम्मू कश्मीर के पूरे देश भर से युवा परेशान है, किसान परेशान है, जो मुलाजिम भी हैं वो भी परेशान है। और सरकारी दफ्तरों में जो भी मुझे लगता है जितने भी ऑफिसर हैं, कोई अगर किसी को ऊपर वाले का खौफ होगा, अदरवाइज़ तो सारे करप्ट हैं। जब ऑफिसर काम अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे, गरीब जनता भी खुश रहेगी, युवा भी खुश रहेगा और करप्शन उम्मीद है फिर धीरे धीरे ख़त्म होगी। देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप कांग्रेस के साथ थे पहले, फिर आपने छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको अब मौका मिला कभी मतलब किसी भी पार्टी में जाने का, तो आप किस पार्टी में जाना बेहतर समझते हैं? मैं तो खिता चनाब के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ। खिता चनाब क्या, खिता पीर पंचाल एवं के पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मेरी अपील रहेगी कि आप एक हो जाएं। जब नौजवान एक हो जाएंगे तो उस वक़्त फ़ैसला ले लेंगे कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी। मुझे तो जहाँ तक लगता है, मेरा दिल्ली में देखे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया। जहाँ तक ख़ास करके एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। हिंदुस्तान में मुझे लगता है आजकल जो एजुकेशन है वो दिल्ली में सबसे बेहतर है, ख़ास करके गवर्नमेंट जो स्कूल हैं। तो अगर केजरीवाल जैसे लीडर हमें यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ से तो हमारे खिते चनाब से तो पूरे देश भर में उजाला होता है। लाइट बिजली जो जाती है वो तो खिते चनाब से ही जाती है। लेकिन हम आज भी 2021 में भी हम अंधेरों में ही होते हैं। 24 घंटे बिजली नहीं हमारे पास होती और काफ़ी सारे बिल भरने पड़ते हैं। बहुत सारे गाँव में हमने देखा, मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लोग कहते हैं कि बिजली होती नहीं है और बिल आता है। वो बेचारा मजदूरी करेगा, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है और पूरे महीने के पूरे दिन भी नहीं मजदूरी पे लगते हैं, बिल काफ़ी भरना पड़ता है। तो ऐसे जैसे लीडर अगर यहाँ पर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लीडर हैं। देखिए, खामियां हर एक में होती हैं, इंसान है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लीडर हैं चिनाब वैली में जो खामियां तो हैं लेकिन बमुकाबिल दूसरों के काम हैं? यहाँ तो देखिए जी अदरीस भाई, मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो आवाम बहुत तंग आ चुकी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ दिया, पीडीपी का भी दिया, बाकी बहुत सारी पार्टियां यहाँ आई और लास्ट में जो जिसकी सरकार इस वक्त पूरे देश में चल रही है, बीजेपी को उन्होंने ख्वाब दिखाए थे अच्छे दिनों के। अच्छे दिन तो हमने देखेंगे नहीं, देखे ही नहीं, ना तो मुझे लगता है कि कभी देखेंगे। अभी तक तो बुरा ही देख रहे हैं। हमने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, एंड जितनी भी यहाँ पार्टियाँ आई सबसे हमें किसी से कोई फ़ायदा नहीं मिला। किसी पार्टी ने ऐसा नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया जिससे यहाँ का नौजवान खुश हो। देखिए, अभी इलेक्शनों की भी कुछ कैंपेनिंग हो रही है अंदरूनी तौर से। मतलब अगर जल्दी से यहाँ पे असेंबली इंतखाबात शुरू होते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो चिनाब वैली, चलो ठीक है स्टेट को रहने दीजिए फ़िलहाल, चिनाब वैली में आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे अब चुनाव होना चाहिए? देखिए जी, चुनाव तो होने चाहिए यहाँ पे। ये कह रहे थे कि डिलिमिशन कराएंगे, उसके बाद हम जल्दी कोशिश करें। चुनाव तो होने चाहिए ताकि आम पब्लिक को अपने कोई लीडर मिले जो उनके काम करें। तो मैं तो यही कहूँगा नौजवानों से कि आप एक हो जाएं। देखिए जी, मैं तो शुरुआत करूँगा, मैं पहले अपने घर से शुरू करूँगा। मैं अपने वार्ड में जाऊँगा, पंचायत में जाऊँगा, मैं लोगों से सलाह ले लूँगा। लोगों का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। पहले मैं अपने घर से शुरू करूँगा, मेरे वार्ड के जो मेरे लोग हैं वो क्या कहेंगे, उसके बाद मैं पंचायत में आऊँगा। फिर इंशाअल्लाह रहमान आगे कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स में आने की फिर से, और एक अच्छा चेहरा सामने आए तो हम इंशाअल्लाह रहमान। और इस बार मुझे इरादा है कि मैं भी अपनी पंचायत से इलेक्शन लड़ूंगा एज ए सरपंच। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ से आज ये भी साबित कर रहे हैं कि आप अगर आप इलेक्शन यानी पॉलिटिकल लीडर बनेंगे या पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप बहैसियत सरपंच इसमें लड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम भी उम्मीद रखते हैं आप सरपंच बने। अगर आप बेहतर काम करेंगे लोगों के लिए, अगर आप अच्छी तरीके से जो है
जिस तरीके से आप अभी बातें करें, क्योंकि अभी बने हो नहीं, लेकिन अगर बनने के बाद आप भी वैसे ही तब्दील हो जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लोगों का। लेकिन अगर इस इरादे के साथ आप निकलें कि वाकई लोगों की खिदमत करेंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि आप बन जाएं और पॉलिटिकल कैरियर आपका भी बने। और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिक्स है इसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे चनाब वैली में। और दूसरी बात यही कहना चाहेंगे हम आपसे कि लास्ट वाला आपसे सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नुमाइंदा है अभी फ़िलहाल कि जिसको चुन करके एमएलए बनाया जाए और वो जो है लोगों की खिदमत कर सकेगा? देखिए इदरीस भाई, चेहरे तो अभी सामने बहुत आएंगे। अभी इलेक्शन का बिगल बजा नहीं है। इलेक्शन का बिगल बजेगा, चेहरे सामने आएंगे, हम देखेंगे उनमें ऐसा चेहरा जो अच्छा होगा। और पब्लिक फिर जनरली बात है, पब्लिक फैसला लेती है फिर जब अच्छा चेहरा सामने आता है। और हमारी कोशिश इस बार रहेगी ख़ास करके नौजवानों की, हमें अच्छा पढ़ा लिखा जो चेहरा मिलेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फिर वो जहाँ का भी हो, जिस भी कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखता हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हमें ईमानदार आदमी चाहिए और हम खुद भी ईमानदारी से काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। बहुत हो गया करप्शन, बहुत हो गया, हमने बहुत कुछ देखा, सहा, सुना, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। हमारी यही भरपूर कोशिश रहेगी। मैं नौजवानों से भी यही अपील, फिर से एक बार अपील करता हूँ नौजवानों से कि एक हो जाएं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ शबीर जी बात कर रहे थे। आपने देखा कि ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने 10 साल या कुछ साल तक कांग्रेस में बहैसियत सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी काम किया। उसके बाद कुछ हालात इनके साथ मुवाफिक नहीं रहे उस तंजीम के साथ और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा ले लिया और आज तक ये किसी भी पार्टी के साथ मुल्हिक नहीं हुए। और इनका कहना यह है कि अब अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये बहैसियत सरपंच अपने पंचायत से लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये चाहते हैं कि जो बेहतर से बेहतर नुमाइंदा यहाँ से होगा, नौजवानों को इकट्ठा होने के बाद उसे जिताने की कोशिश करें। और साफ़ तौर पर इन्होंने बताया कि जो पढ़ा लिखा हो, जो वाकई यहाँ के मामलात को जानता हो, जो वाकई यहाँ पे ग्राउंड लेवल से जुड़ा हो, ऐसे नुमाइंदों को चुनने की कोशिश करें। फ़िलहाल ये थे इनके सोच विचार जो हमने आप तक पहुँचाए। फ़िलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071।